हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठन 3 लॉज का विरोध कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अब एमएसपी एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि ये बात सही है कि किसान मांग ही क्या रहा है, न्यूनतम वैल्यू। 23 फसलों का सरकार अनाउंस करती है, लेकिन सिर्फ 2-3 ही में मिलती है। धान में और वीट में पंजाब में, कुछ जगह पे कपास में मिल जाती है, कुछ जगह पे शुगर केन में मिल जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसानों का। आज 1 साल हो रहा है एक और कानून जो भारत सरकार ने और हमारी संसद ने पास किया था पिछले साल, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। आज हम उस कानून के बारे में कुछ बात करेंगे, क्यों विरोध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। किसान तो कह रहे हैं कि हम संशोधन भी नहीं मानेंगे, सरकार बहुत झुक गई है और कई संशोधन करने को राजी हो गई है। लेकिन सीएए को बिना रिपील किए आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हम उसमें 1-2 बहुत माइनर संशोधन कर दें तो जितना भी उसका विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप ना तो देश के संविधान में इस शब्द की कोई परिभाषा है, ना सिटीजनशिप एक्ट में इसकी परिभाषा। सिटीजनशिप जो है ये एक डीपली एम्बेडेड कंसेप्ट है राज्य के साथ। ये स्टेट सेंट्रिक कंसेप्ट है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा हिंदू लॉ है और जो हमारा इतना ग्रेट हिंदू रिलीजन है, वो सिटीजनशिप के इस आइडिया को जो हम लाए हैं पिछले साल, वो उसको नहीं मानता। वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। और आप देखिए कि अभी हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि साहब हम कराची भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। गो के उनकी चुटकी ली शिवसेना के नेता संजय राउत ने, और उन्होंने कहा पहले ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंच लो, फिर कराची भी पहुंच लेना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो जनसंघ का पूरा आइडिया रहा है कि वो अखंड भारत चाहते हैं, जो बाबा साहब देवरस का एक आइडिया था कि पहले इकोनॉमिक टाइज होंगी और उसके बाद एक लूज कन्फेडरेशन बनेगी, ये अडवाणी जी का भी आइडिया था। जनसंघ के 1952 के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। जब ये नागरिकता बिल सीएए की बात हो रही थी पिछले साल, तो कहा गया कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जनसंघ के 1952 के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, अखंड भारत का आइडिया। अगर हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे ही हैं, हम ही में उन्हें शामिल होना है। फिर ये पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसका जो रीजन और रैशनल है वो डिफीट हो जाएगा। थोड़ी सी बात मैं आज आपसे करना चाहूंगा सिटीजनशिप के आइडिया की, फिर क्यों विरोध हुआ इस कानून का, और फिर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने किस तरह से लोगों को सिटीजनशिप लॉ को समझाने के लिए एपिसोड बनाए हैं, उनके बारे में कुछ बात होगी। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप एक स्टेट सेंट्रिक आइडिया है, पीपल सेंट्रिक आइडिया नहीं है। जो हमारा हिंदू रिलीजन है और हिंदू लॉ है वो पीपल सेंट्रिक है। उसमें कस्टम जो लोग बनाते हैं, जो लोगों की प्रैक्टिसेस हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ होता है। क्या है सिटीजनशिप? एक स्टेट से पावर रिलेशनशिप है। पावर रिलेशनशिप का क्या मतलब? कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वो कानून बनाए अपने नागरिकों के बारे में।
और राज्य तरह तरह के कानून बनाता है। कभी एनएसए बनाता है, कभी मीजा बनाता है, कभी कॉफी पूसा बनाता है, कभी यूपा बनाता है, कभी टाडा बनाता है, कभी पोटा बनाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो राज्य के बनाए हुए कानूनों से बाउंड है। सिटीजनशिप बताती है कि आप बिलोंग करते हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को, एक राज्य को। तो सिटीजनशिप लोगों का राज्य से रिलेशनशिप जो है वो इंडिकेट करती है। यानी एक ये लीगल और फॉर्मल स्टेटस देती है राज्य से रिलेशनशिप का। इसलिए जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास होता है वो लाइसेंस है कि आप इस कंट्री के सिटीजन हैं। लेकिन सिटीजनशिप का कुछ और भी आइडिया है। ये एक यूनिवर्सल इक्वालिटी के आइडिया को भी बताती है। अगर सिटीजन है तो सब सिटीजन बराबर हैं। अगर कोई भी सरकार और कोई भी राज्य ऐसा काम करे जिसमें यह लगे कि कुछ सिटीजन सुपीरियर सिटीजन हैं और कुछ इंफीरियर सिटीजन हैं, इसका मतलब सिटीजनशिप का जो यूनिवर्सैलिटी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया कि सारे नागरिक बराबर हैं, हमने उसको वायलेट कर दिया है। अगर किसी भी समाज के ग्रुप को टारगेट किया जाए, उसे बैड लाइट में दिखाया जाए, उसे रेडिक्यूल किया जाए, उसको घेटोआइज कराने की कोशिश हो, तो फिर यह सिटीजनशिप का जो आइडियल है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, उसका वायलेशन। तो सिटीजनशिप, बहुत ब्रीफ में आज आपको बता रहा हूं, उसकी एक वर्टिकल रिलेशनशिप है लोगों की राज्य से। लेकिन सिटीजनशिप का एक और कंसेप्ट है जो शाहीन बाग ने लोगों को समझा दिया, और जिस समझने की वजह से आज फार्मर्स उस आइडियल को इमुलेट कर रहे हैं, वो है लोगों की लोगों से रिलेशनशिप। लोगों की लोगों से रिलेशनशिप भी सिटीजनशिप का एक हॉरिजेंटल कंसेप्ट है। डिसेबिलिटी लॉ में जैसे कहा जाता है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। क्या कह रहे हैं फार्मर्स? यही हॉरिजेंटल रिलेशनशिप लोगों के लोगों से। बहुत से लोग किसान नहीं हैं, वो भी वहां पे जा रहे हैं। कुछ लोगों को एतराज हुआ, मैंने कहा कि मैं भी किसान हूं। भाई, देश के ज्यादातर लोग किसान हैं, छोटी मोटी जमीन सबके पास होती है। अब वो जमीन हम खुद नहीं जोतते, कोई और उसको हमारे लिए जोतता है, और फिर वो आधा हिस्सा ले लेता है, आधा हमें दे देता है, या कुछ और एग्रीमेंट होता है। लेकिन सबके बाप दादा किसान रहे हैं। जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो किसान होता है, या तो वो खुद जोतता है या किसी और से जुतवाता है खेत। क्या कह रहे हैं किसान? आप हमारे बारे में लॉ बना रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं पूछा, हमको क्यों नहीं कंसल्ट किया? एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। मैं समझता हूं जनतंत्र को मजबूत किया जा रहा है कि अगर किसानों के बारे में कानून बनाना है तो किसानों से राय मशवरा होना चाहिए। सिटीजनशिप का एक आइडिया है कल्चरल सिटीजनशिप। क्या है ये कल्चरल सिटीजनशिप? राइट टू बी डिफरेंट। ये सेसेशनिज्म नहीं है, ये अलग होने की बात नहीं है। सब नागरिक हैं, लेकिन कुछ उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ रेस। आपने देखा अभी जब बाइडेन की जीत हुई तो सीएए पे कुछ न्यूज एंकर्स और एक्सपर्ट्स रोने लगे। उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम कि जो ब्लैक्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। हम ब्लैक हैं, आंखों से मैंने रोते हुए देखा उनको। ब्लैक भी सिटीजन है, व्हाइट भी सिटीजन है।
लेकिन ब्लैक व्हाइट से डिफरेंट हैं और उनको अपने इस डिफरेंस को एसर्ट करने का, सेलिब्रेट करने का अधिकार है। इथनिसिटी, सिटीजन है लेकिन भाषा अलग बोल सकते हैं। जब हिंदी के इंपोजिशन की बात होती है तो तमिलनाडु से विरोध की आवाजें उठती हैं। तमिलनाडु के लोग भी नागरिक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई एक दिल्ली से भाषा हमारे ऊपर ना थोपी जाए। रिलीजन अलग हो सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं। तो जो कल्चरल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है, सांस्कृतिक नागरिकता जो है, यह एक बहुत बड़ी चीज है। और यह क्या है? राइट टू बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट नेशनल कम्युनिटी। किसी भी देश में एक कोई लोग बहुमत में होंगे, मेजॉरिटी होगी, उनका कुछ अपना धर्म होगा, उनकी कुछ अपनी भाषा हो सकती है, उनके कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन कल्चरल सिटीजनशिप यह राइट देती है कि आप उससे अलग हों। यह अलग होना देश से अलग होने का नाम नहीं है। सब एक हैं। अरे हमारा तो देश के बारे में कहा जाता है, छोटा सा सेंटेंस, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, विभिन्नताओं में एकता, यह मेरे देश की बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले बानी। हर एक कोस पे इस देश का पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर चार कोस पे भाषा बदल जाती। तो कल्चर जो है एक क्रिएटिव सोर्स है ऑफ क्लेम मेकिंग, राइट टू कल्चर। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया देश के संविधान के, कि भारत के हर नागरिक को राइट होगा टू कंजर्व हिज डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मौलिक अधिकार है देश के सारे नागरिकों का कि वो अपनी कल्चर को कंजर्व करें। किसी की कल्चर को रेडिक्यूल नहीं किया जाना चाहिए, किसी की भाषा को रेडिक्यूल नहीं किया जाना चाहिए, किसी के धर्म को रेडिक्यूल नहीं किया जाना चाहिए। तो कल्चरल रिलेशनशिप जो है वो है डिमांड ऑफ डिसएडवांटेज्ड। मैं सिटीजन भी हूं और मुझे राइट टू कल्चर भी है। और यह कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का तो पूरा मकसद है कि देश के आम लोगों को लॉ के कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट समझा दिए जाएं। इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में क्या आइडिया है? राइट टू कल्चरल रिलेटिविज्म। लोगों के कुछ यूनिवर्सल राइट्स होंगे और उन राइट्स से कुछ एक्सेप्शन होंगे अपने राइट टू कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे। ऑफ कोर्स कल्चर के नाम पे यह नहीं होगा कि आप लोगों के अधिकार वायलेट कर दें। कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स होंगे। कल हमने ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया, जो यूनिवर्सल होंगे, इनएलिनिएबल होंगे, इनडिविजिबल होंगे, हर हालात में वो दिए जाएंगे। लेकिन ये जो राइट टू कल्चर है और ये कल्चरल सिटीजनशिप है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखिए कि जो हमारी संविधान सभा में जब सिटीजनशिप का मुद्दा आया तो पीएस देशमुख ने और कई लोगों ने यह बात कही कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू है या सिख है और अगर वो नागरिक नहीं है किसी देश का, तो भारत का नागरिक उसे बना दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मुखालफत की।
B.R. अंबेडकर ने मुखालफत की, नेहरू ने मुखालफत की। धर्म के नाम पर नागरिकता संविधान सभा में डिफीट हो चुकी है। CAA अमेंडमेंट जो पिछले वर्ष हुआ, वो कुछ लोगों को धर्म के नाम पर नागरिकता देता है। अब यह कह दिया जा रहा है कि साहब आर्टिकल 15 जो है वो तो नागरिकों का अधिकार है और नागरिकों से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 14 और 15 को मिला के भी पढ़ना है, 14 और 19 और 21 को भी मिला के पढ़ना है, और CAA को आइसोलेशन में नहीं देखना जब साथ में NRC की भी बात हो रही है। अब अगर CAA और NRC साथ में पढ़े जाते हैं तो देश के बहुत बड़े नागरिकों के वर्ग को और सेक्शन को यह लगता है कि यह हमें हिट करेगा और हमारा सिटीजनशिप ले सकता है। किसानों की बात हो रही है कि उन्हें यह डर है कि अब उन्हें न्यूनतम प्राइस नहीं मिलेगा, MSP। नागरिकता जो है वो बंडल ऑफ राइट्स है। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपके बहुत से राइट्स चले जाएंगे, मौलिक अधिकार चले जाएंगे। जो देश में विरोध हो रहा था वो इसलिए कि 3 देश चुने गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जिनमें से कुछ धर्म चुने गए और कहा गया कि सिर्फ इन धर्मों के लोगों को और सिर्फ इन देशों के लोगों को नागरिकता मिलेगी CAA के तहत। कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश का क्योंकि देश से विभाजन हुआ था इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान उसमें क्यों शामिल किया गया? अफगानिस्तान का तो विभाजन नहीं हुआ था भारत से। अनुच्छेद 14 जो है संविधान का, वो कहता है कि कोई भी लॉ जो आपको बनाना है उसको टेस्ट किया जाएगा उसकी संवैधानिकता को, कि क्या वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, क्या जो आपने लिया और जो छोड़ दिया उसमें डिफरेंसेस इंटेलिजिबल डिफरेंसेस हैं, अनरीजनेबल डिफरेंसेस नहीं है, और क्या वो लॉ आर्बिट्रेरी तो नहीं है। CAA के बारे में लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान का जोड़ देना रीजनेबल नहीं है, यह क्लासिफिकेशन गलत। अगर हम अपने पड़ोसियों में देखें तो सबसे ज्यादा इस वक्त रिलीजियस परसिक्यूशन म्यांमार में, बर्मा में हो रहा है। हम वहां के लोगों को तो देश में रुकने भी नहीं दे रहे, नागरिकता तो छोड़ दीजिए। क्या हमने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का संविधान पढ़ा? इन तीनों देशों में मैंने आपको बताया है, पूरे वीडियो अलग अलग बना के, किसी देश में नागरिकता धर्म के नाम पर नहीं दी जा रही। तो क्या अब हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी गए गुजरे हो जाएंगे? और आप देखिए कि क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने हमको कह दिया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। पर्टिकुलर कंसर्न वाला कंट्री वो है जहां ऑलमोस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, जहां सरकार जो है, जो परसिक्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। इनफैक्ट अफगानिस्तान के संविधान के बारे में मैंने अपने एपिसोड में बताया था कि वहां रिलीजियस परसिक्यूशन साफ तौर से प्रोहिबिट किया गया है। भारत के संविधान में कहीं शब्द रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं आया। इस पूरे लॉ की प्रॉब्लम यह थी कि लॉ तो बनाया जा रहा था रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए, पर CAA में यह शब्द ही गायब था।
सीएए में कहीं यह शब्द नहीं आया। इसका मतलब रिलीजियस परसिक्यूशन ना भी हो रहा हो तब भी सीएए का बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ज्यूस को, यहूदियों को और मुसलमानों को इससे बाहर क्यों रखा गया? यह क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड नहीं है। क्या पाकिस्तान में और बांग्लादेश में शियाओं के साथ, अहमदियास के साथ और अफगानिस्तान में भी कई मुसलमानों के ऐसे सेक्ट हैं जिनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है? हम जो विश्व गुरु हैं, हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि ये वाला रिलीजियस परसिक्यूशन हम लेंगे, ये वाला हम नहीं लेंगे? रिलीजियस परसिक्यूशन एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। किसी पूरे ग्रुप के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है। जबकि इस बात में बहुत सच्चाई है कि पाकिस्तान में खास तौर से अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। लेकिन क्या यह हर एक का एक्सपीरियंस है? जो यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ रिफ्यूजी है, उसके तहत रिलीजियस परसिक्यूशन आपको साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। 1 साल हो गया, आज तक सीएए के रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, क्योंकि जब आप रूल्स बनाएंगे तब शायद आपको रिलीजियस परसिक्यूशन लाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि अगर हम इस लॉ में इतना सा संशोधन कर दें कि हम कहें इन 3 देशों में जो भी रिलीजियसली परसिक्यूटेड होगा उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती। दूसरे, इस लॉ की एक बहुत बड़ी कमी जो इसको आर्बिट्रेरी बनाती है वो ये कि इस लॉ का फायदा तभी उठा सकते हैं आप जब आप भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए। क्या कोई कह सकता है कि पाकिस्तान में 2014 के बाद अल्पसंख्यकों के हालात बहुत अच्छे हो गए? नहीं। इसका मतलब आज भी वहां अल्पसंख्यकों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है, बल्कि हो रहा होगा जरूर। तो आपने कुछ के लिए रास्ता खोल दिया, बाकी के लिए बंद कर दिया। अगर रीजन रिलीजियस परसिक्यूशन है तो वहां बंद नहीं हुआ। ये जो आपने एक कट ऑफ डेट दे दी, ये डेट आर्बिट्रेरी। फिर अगर किसी के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है तो वो कहीं भी आए, दीजिए उसे भारत की नागरिकता। हमने इसमें से कुछ जगहें हटा दी। अगर पाकिस्तान से कोई बेंगलोर में आए तो सीएए का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की कुछ इलाकों में आए तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे भाई, रिलीजियस परसिक्यूशन अगर किसी का हो रहा है तो जो सबसे क्लोज एग्जिट होती है वहां जाएगा, जो सबसे करीब जगह होगी वहां शरण लेगा आदमी। तो इस लॉ की संवैधानिकता पर बहुत प्रश्न चिन्ह है। अफसोस की बात यह है कि हमारे न्यायालय जो हैं वो अर्नब गोस्वामी का केस तो चंद घंटों में सुन लेते हैं, और भी कई केस प्रायोरिटी में सुन लेते हैं। इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ, इतनी लोगों की एंजाइटी थी और कई लोगों की जानें चली गई इसमें, लेकिन इस केस को 1 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू नहीं हुई। और फिर जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जिस तरीके के चार्जेस लगाए गए, उससे भी जो देश की इंटरनेशनल इमेज थी उसको एक धक्का लगा है। मैं ये समझता हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, रूल्स नहीं बने हैं अभी,
इस लॉ में जैसे सरकार एग्रीकल्चर लॉज में संशोधन को राजी हो गई, उसको अपने आप इनिशिएटिव लेके कह देना चाहिए कि इन 3 देशों में कोई भी अगर रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, हम उस, और वो भारत में आ गया है, हम उसको एलिजिबल मानेंगे भारत की नागरिकता की। मैंने आपको बताया हमारे नेबरहुड में कितनी प्रॉब्लम है, म्यांमार की बताई, श्रीलंका में, अरे ये तो हिंदू हैं, तमिल हैं, उनके साथ श्रीलंका में क्या व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनको भी सीएए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भूटान में ईसाइयों को पब्लिक प्रेयर का राइट नहीं है, वो इंडियन टेरिटरी में आके ही क्रिसमस के दिन या गुड फ्राइडे में प्रेयर कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे पड़ोसियों को भी कवर नहीं किया, हमने सारे लोग जो धार्मिक रूप से परसिक्यूटेड है उनको भी कवर नहीं किया। चलिए ठीक है, ओवर इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन की बात हो सकती, लेकिन कम से कम जो 3 देश हमने लिए हैं, उन 3 देशों में से जितने भी लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड हों, धर्म को हटा दें। किसी भी धर्म का नाम किसी सेकुलर देश में मेंशन करना किसी लॉ में अच्छी बात नहीं है। और फिर यह भी बात एक होनी चाहिए कि ये जो सीएए का एनआरसी से रिश्ता है, उसके बारे में क्लैरिटी आए। प्रधानमंत्री जी तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बार बार ये कहा कि उनकी सरकार का एनआरसी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर इस पे एक बहुत साफ तरीके से कोई चीज आ जाए तो उससे जो लोगों के दिमागों में एक डाउट की हालत है वो समाप्त हो जाएगी। जनतंत्र में जनता ही संप्रभु है। जो भी लॉ बनाए जाएं, उस लॉ से जो इफेक्टेड लोग हैं उनके कंसर्न्स जरूर एड्रेस किए जाने चाहिए। हमने बहुत से वीडियो बनाए, सीएए और रिलीजियस परसिक्यूशन पे एक एपिसोड बनाया जिसमें रिलीजियस परसिक्यूशन क्या है, सीएए उसमें कैसे इंक्लूड करता है, नहीं इंक्लूड करता, उसको देखें। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल किस तरीके से काम कर रहा है, आसाम में किस तरीके के गलत जजमेंट्स आ रहे हैं, कंगारू कोर्ट्स की तरह ये काम कर रहे हैं, उस पर एक वीडियो बनाया। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनआरसी के लिए, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हमें मिले इस पे। क्या एनपीआर जो है वो लीगल भी है, इसके बारे में वीडियो है, वो आप जरूर देखें। एनपीआर और एनआरसी पे एक मैंने वीडियो बनाया कि दोनों अलग हैं लेकिन दोनों में बड़ा करीबी नाता है, रिश्ता है। सिटीजनशिप और रिलीजियस फ्रीडम बांग्लादेश में उनके संविधान में क्या हालात है, इस पे एक वीडियो है। सिटीजनशिप और रिलीजियस परसिक्यूशन अफगानिस्तान के संविधान में क्या हालात हैं, उस पे एक वीडियो है। पाकिस्तान के संविधान में सिटीजनशिप कैसे डील की गई, उस पे एक वीडियो बनाया। सिटीजनशिप डिबेट के कोई पहले पाकिस्तान चला गया और वापस आया जब देश आजाद हुआ, उसके बारे में। सिटीजनशिप की जो कट ऑफ डेट संविधान में दी हुई है, उस पे एक वीडियो बनाया। भारत का नागरिक कौन है, उस पे एक वीडियो बनाया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी जो सिटीजनशिप प्लेलिस्ट है, इनके वीडियोस को जरूर देखें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से भी कहें कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।